गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी नीट 2021 का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो उनकी अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो। और उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे उनको भी चॉइस फिलिंग करना है और किस तरीके से करना है उसके कुछ बेसिक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किस आधार पे, किस बेसिस पे एमबीबीएस में, बीडीएस में या जो काउंसलिंग होती है उसमें सीट का अलॉटमेंट कैसे होता है। यह एक छोटा सा वीडियो आपके समझाने के लिए जो हेल्पफुल होगा नियर फ्यूचर, या यदि अभी आप कर रहे हैं तो आपके चॉइस फिलिंग में। तो क्या बेसिस होता है, किस आधार पे होता है, मेरिट पे, मार्क्स पे, चॉइस फिलिंग पे। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कभी भी कोई भी काउंसलिंग अटेंड करना हो तो उसमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे परफेक्ट रखते हैं। तो रैंडम कोई मैं एक मार्क्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल है हमने 600, कोई एक स्टूडेंट है जिसके 600 मार्क्स हैं, तो हम इसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे, चाहे आप उसे ऑल इंडिया से कंपेयर कर लीजिए या फिर अपने स्टेट से कंपेयर कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किस आधार पे आपको कॉलेज दिया जाएगा। यहाँ पे रैंडमली मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट के कॉलेजेस के नाम मेंशन किए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखते हैं कि आपने जो चॉइस फिलिंग डाला है तो क्या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके मार्क्स पे। तो सपोज़ जैसे हमने 600 ये जो मार्क्स लिया है, अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई ये अनरिजर्व है ना कैटेगरी का है, तो पहले जब रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स का तो उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनकी कैटेगरी के बेसिस पे, सब कैटेगरी के बेसिस पे, ये मेन कैटेगरी होते हैं, इसके बाद इसके कुछ सब कैटेगरीज भी होते हैं, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और जब बात अलॉटमेंट की आती है तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं 600 मार्क्स है, अब इसने है ना कोई भी एक रैंडम इसका रैंक है, मान लेते हैं कि इसका रैंक है 35 है ना, एक कोई 35 रैंक हमने मान लिया है, तो 35 रैंक है। तो जब इसका अलॉटमेंट चालू होगा तो इसके पहले वाले जो भी हैं 34 जो स्टूडेंट हैं उनका मान लीजिए अलॉटमेंट हो गया, अभी इसका बाकी है। तो ये मार्क्स आया, अब ये जो मार्क्स आया तो ये देखा जाएगा कि इसने चॉइस फिलिंग में ऑर्डर या सीक्वेंस क्या रखा हुआ है। सपोज़ इस तरीके का कुछ सीक्वेंस रखा है कि फर्स्ट चॉइस में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज, सेकंड में जीएमसी जगदलपुर, देन जीएमसी राजनांदगांव। तो इस मार्क्स पे जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो सबसे पहले देखा जाएगा इसका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो रैंडम कुछ भी नहीं उठाया जाएगा। अब देखिए इसके ने पहले सीक्वेंस पे, पहले ऑर्डर पे, फर्स्ट नंबर पे जेएनएम मेडिकल कॉलेज रखा गया है। तो उस समय तक जब इसको अलॉटमेंट होना है, अगर यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं अनरिजर्व्ड की सीटें वैकेंट हैं तो पंडित जेएनएम अलॉट किया जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। अगर यहाँ पे अनरिजर्व की सीटें हैं तो फिर सेकंड प्रेफरेंस को दिया जाएगा, अगर वहाँ भी नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस को दिया जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए अलॉटमेंट बहुत सिंपल होता है, मेरिट बेसिस पे देखा जाता है। अब यदि इसी मार्क्स पे अगर ये अनरिजर्व की जगह ओबीसी होता, सपोज सबसे पहले अनरिजर्व का अलॉटमेंट किया जाता है तो टोटल अनरिजर्व को अलॉट किया जाता है सबसे पहले, फिर अनरिजर्व की सीटें फुल हो जाती हैं। मान लेते हैं कि यदि ये क्या होता, ओबीसी होता सपोज, या कोई दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करता, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यदि ओबीसी होता तो इसने 600 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो भी इसका रैंक बना हुआ है, तो जब अलॉटमेंट की बारी आती इस मार्क्स पे तो इसने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखा हुआ है, पंडित जेएनएम, जीएमसी जगदलपुर, देन जीएमसी राजनांदगांव। ये देखा जाता कि अगर इसे अनरिजर्व के थ्रू पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो इसको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट अलॉट कर दिया जाता। उस समय इसके ओबीसी होने का कोई, क्योंकि चॉइस फिलिंग में एज अ अनरिजर्व भी इसको अगर पंडित जेएनएम में कॉलेज मिल रहा है या ओबीसी में भी इसको पंडित जेएनएम मिल रहा है तो उसको प्रेफरेंस में दे दिया जाता। बाय द वे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के समय जब अलॉटमेंट हो रहा था इस मार्क्स पे इसको जीएमसी जगदलपुर मिल रहा होता, सपोज एज अ अनरिजर्व, ठीक है। जब अनरिजर्व का मतलब ये कोई कैटेगरी नहीं होती है, इन सीटों पे कोई भी है ना एडमिशन ले सकता है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है, अनारक्षित। तो एज अ अनरिजर्व इसको जीएमसी जगदलपुर मिल रहा है, लेकिन अगर ओबीसी के थ्रू देखा जाए सपोज, तो यदि इनको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज मिल रहा है
तो इनको फिर ओबीसी कैटेगरी से पंडित जेएनएम अलॉट किया जाता, क्योंकि इन्होंने प्रेफरेंस में पहला प्रेफरेंस पंडित जेएनएम को दिया गया है। तो अनरिजर्व से इसको अलॉट नहीं होता, ओबीसी के थ्रू इसको पंडित जेएनएम अलॉट होता। तो इस तरीके से, और जैसे लोअर मार्क्स ले लेते हैं, चलिए 500 मार्क्स आया, अब अनरिजर्व की सीटें खत्म हो गई हैं। अगर 500 मार्क्स लाया है, सपोज कैटेगरी इनकी एससी है, अब 500 मार्क्स पे इनकी एससी कैटेगरी है, तो इन्होंने यही सीक्वेंस रखा है। हो सकता है कि इस मार्क्स में आने तक पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज की अनरिजर्व की सीटें तो डेफिनेटली फुल हो चुकी हैं, क्योंकि उनका सबसे पहले अलॉटमेंट होता है। इनका जीएमसी जगदलपुर भी फिल हो गया अनरिजर्व का, तो अनरिजर्व की सब फिल हो चुकी है। अब एससी कैटेगरी में देखा जाएगा कि इन्होंने प्रेफरेंस, देखिए आपको कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग नहीं करनी होती है, आप एक कॉमन चॉइस फिलिंग करते हैं। फिर अगर एससी कैटेगरी में जेएनएम की सीटें खाली हैं तो इनको अलॉट की जाएंगी, नहीं है तो फिर इनका दूसरा तीसरा चौथा प्रेफरेंस देखा जाएगा। अब कई बच्चे ये सजेस्ट करते हैं कि मान लो अब इसने क्या किया होता कि 500 मार्क्स पे पहला चॉइस में जीएमसी कांकेर डाल देता, फर्स्ट चॉइस में, सेकेंड चॉइस में जीएमसी रायगढ़ डाल देता, थर्ड चॉइस में जीएमसी राजनांदगांव डाल देता, तो क्या फ़र्क पड़ता। देखिए कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। चॉइस फिलिंग हमेशा अच्छे कॉलेजेस को, भले आपके मार्क्स कम हैं, आपको डेंटल कॉलेज अलॉट हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चॉइस ऑर्डर में हमेशा अच्छे कॉलेजेस को ही ऊपर में रखना चाहिए। 500 मार्क्स पे इसने पहले प्रेफरेंस में किसी ने इसको ज्ञान दे दिया कि नहीं लास्ट ईयर तो 500 मार्क्स में जीएमसी कांकेर या इस प्रकार के कॉलेज अलॉट हुए थे, तो आप एक काम करो, जो कॉलेज अलॉट हुए थे उसी कॉलेजेस को आप अपने, है ना, चॉइस में फर्स्ट रखो। तो अगर देखा जाता, अब इसको मौका मिला, फर्स्ट चॉइस में इसने कांकेर डाला है, तो उस स्थिति में यदि जेएनएम मेडिकल कॉलेज की सीटें भी खाली रहती, 500 मार्क्स आया, अनरिजर्व की फील हो चुकी है, एससी की बाकी है, और जेएनएम में एससी कैटेगरी की खाली है सीट सपोज इस मार्क्स पे, पर फिर भी उसको कॉलेज क्या मिलेगा, कांकेर, क्योंकि आपने चॉइस में क्या डाला हुआ है पहले, कांकेर। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, जब अच्छे कॉलेजेस में सीट खाली है तो उनसे थोड़ा जो पुअर कैटेगरी के, पुअर रैंक के कॉलेजेस रहते हैं उसमें सीटें खाली रहेंगी ही रहेंगी। तो चॉइस फिलिंग हमेशा सावधानीपूर्वक करना चाहिए, कभी भी लोअर साइड के कॉलेजेस को, है ना, अपने चॉइस में टॉप में कभी भी नहीं रखना चाहिए। या ये नहीं देखना चाहिए कि पिछले साल इस मार्क्स पे ये कॉलेजेस मिले थे तो मुझे इन कॉलेजेस को टॉप में रखने से मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके कम मार्क्स हैं, मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हैं, 400 मार्क्स हैं, किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं लास्ट ईयर तो दिस मार्क्स पे, है ना, राजनांदगांव मिला हुआ था या रायगढ़ मिला हुआ था, ऐसा, तो राजनांदगांव और रायगढ़ को आपको ऊपर में रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अलॉटमेंट जो होता है कोई दया से नहीं आपके ऊपर कि चलो यार, है ना, कम नंबर लाया है बच्चा, कितना समझदार है, इसने, है ना, नीचे जीडीसी रायपुर को नंबर 1 पे रखा है तो इसको उठा के दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका चॉइस देखा जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या आपको अनरिजर्व में वो कॉलेज मिल रहा है, आपके टॉप प्रेफरेंस का नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी कैटेगरी देखी जाती है, फिर आपकी सब कैटेगरी भी देखी जाती है। तो जिस भी अकॉर्डिंग आपके चॉइस का सबसे अच्छा कॉलेज आपको मिल सके वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर अनरिजर्व के थ्रू आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिल रहा है तो वो दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपकी कैटेगरी देखी जाएगी और आपका प्रेफरेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो इस तरीके से काउंसलिंग में सीटों का अलॉटमेंट होता है। तो ध्यान से ये देखना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन जैसे फीमेल के लिए जैसे बोलते हैं पैरेलल रिजर्वेशन, क्या होता है, एक समानांतर आरक्षण। समानांतर तो ये अलग से आरक्षण नहीं है, पर समानांतर आरक्षण का मतलब होता है कि ये एश्योर्ड करना कि टोटल जितनी भी सीटें हैं उसमें से 33% जो सीटें हैं उनमें कम से कम लड़कियां रहें। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अलॉटमेंट प्रोसेस चालू हो गया है और अनरिजर्व का अलॉटमेंट चल रहा है, ठीक है। अनरिजर्व की मान लो कि 100 सीटें हैं सपोज, है ना, तो ये एश्योर्ड करना कि इसमें से 33% जो हैं वो लड़कियां ही रहें, गर्ल्स ही रहें। अब शुरू के 1 से 100 रैंक तक, 1 से 100 रैंक तक, ठीक है, मान लीजिए कि ओनली 20 ही लड़कियां हैं, ठीक है, ओनली 20 ही लड़कियां हैं। पैरेलल रिजर्वेशन के नियमानुसार इसमें से 33 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अगर अनरिजर्व का एक सपोज मान लेते हैं, अनरिजर्व की 100 सीटें हैं तो समानांतर आरक्षण के अनुसार 33 सीटें इनके लिए रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन 1 से 100 तक के मेरिट में केवल 20 लड़कियां हैं, तो अब जो 13 जो सीटें बच जाती हैं, टोटल होना कितना चाहिए, कम से कम न्यूनतम 33 होना चाहिए मिनिमम, तो 20 ही लड़कियां हैं 1 से 100 तक,
तो फिर अगला जो 13 जो होगा फिर सीक्वेंस वाइज ये देखा जाएगा कि इसके आगे के रैंक में लाइक हो सकता है कि 150 तक में फिर आगे 13 गर्ल्स हों ऐसा, तो फिर उन गर्ल्स को ही उसमें एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन यदि 1 से 100 तक के रैंक में 50 या 40 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो फिर इस तरीके से अलग से आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 33 गर्ल्स तो अंडर 100 आ ही जाएंगे। तो पैरेलल रिजर्वेशन का मतलब कोई अलग से आरक्षण देना नहीं होता है, ये एश्योर करना होता है कि भाई इतने सीटें हैं तो इसमें कम से कम लड़कियों की एक जो संख्या है वो निश्चित मिनिमम जो संख्या है वो बनी रहे। तो मेरे ख्याल से अलॉटमेंट का एक जो सिंपल सा जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे आप ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जूनियर बैचेस जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस मेथड को समझ सकें, और कभी भी जब उनको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने की बारी आती है तो एक सिंपल तरीके से है ना अपनी चॉइस फिलिंग करें। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आपको है ना आपने चॉइस ऑर्डर में अगर मार्क्स कम हैं और आपको लगता है कि नहीं जीडीसी डेंटल कॉलेज डाल दूं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डाल दूं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो मुझे अलॉटमेंट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको चॉइस ऑर्डर हमेशा इस तरीके का ही रखना चाहिए कि अच्छे कॉलेजेस को आप ऑल इंडिया के में भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्स के काउंसलिंग में भी यही मेथड होता है अलॉटमेंट का, या जो भी काउंसलिंग होती है, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे अलॉटमेंट का यही मेथड होता है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।